Good morning, friends. Today I am going to discuss a very important topic of geography called the origin of the earth. बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ बाय सेवरल मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स. उनमें से हम ब्रॉडली ओरिजिन ऑफ द अर्थ की थ्योरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन मोनिस्टिक हाइपोथेसिस एंड सेकंड ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस. मोनिस्टिक हाइपोथेसिस का मतलब ऐसी थ्योरीज जो कि कहती हैं कि हमारा अर्थ या फिर हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ एक स्टार की वजह से ही ओरिजिन में आया. ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस ऐसी थ्योरीज हैं जो ये बोलती हैं कि हमारा अर्थ या फिर सोलर सिस्टम दो स्टार्स के आपस में पास आने की वजह से ओरिजिन में आया. सो फर्स्ट विल रीड अबाउट मोनिस्टिक हाइपोथेसिस. मोनिस्टिक हाइपोथेसिस में दो मेन थ्योरीज ये दी गई थी इमैनुअल कांत और लाप्लास के द्वारा. फर्स्ट इज गैसियस हाइपोथेसिस बाय कांत व्हिच वाज गिवन इन द ईयर 1755. इमैनुअल कांत एक जर्मन ज्योग्राफर थे एंड एक फिलोसोफर थे. उन्होंने कहा कि हमारे स्पेस में एक बहुत ही बड़ा क्लाउड ऑफ मैटर है जो कि मोशनलेस है एंड कोल्ड है, और जब वो रोटेट करने लगा तो रोटेशन की वजह से उसमें हेवियर पार्टिकल्स, हेवियर गैस पार्टिकल्स ने लाइटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया. तो जैसे जैसे हेवियर पार्टिकल्स ने लाइटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया वैसे वैसे प्रीमॉर्डियल बॉडी का साइज भी बढ़ने लगा. जैसे जैसे साइज बढ़ा वैसे वैसे इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ा अकॉर्डिंग टू कांत. बट टुडे वी नो दैट दिस इज नॉट ट्रू. जैसे जैसे किसी भी बॉडी का साइज बढ़ता है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होता है. बट उस वक्त उन्होंने कहा कि साइज बढ़ने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रीमॉर्डियल बॉडी का बढ़ा. जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बल्ज पैदा हुआ इस बॉडी के बीच में. और जैसे जैसे फोर्स और ज़्यादा बढ़ा, साइज और ज़्यादा बढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बल्ज बाहर आ गया, बाहर निकल गया बॉडी में से. और जैसे ही वो बाहर निकला वो धीरे धीरे कंडेंस हुआ, एग्रीगेशन हुआ उसका, और उसके बाद उसमें से प्लैनेट्स का ओरिजिन हुआ. तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कांत. देन next we move on to the nebular hypothesis by Laplace. This theory was given in the year 1796. जो कांत द्वारा थ्योरी दी गई थी उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ. सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो उन्होंने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला था जो कि बॉडी के आकार की बढ़ने की वजह से बढ़ा, वो ही उनका मेन क्रिटिसिज्म था. तो उस क्रिटिसिज्म को ओवरकम करने के लिए लाप्लास ने पहले ही अज्यूम कर लिया कि हमारे स्पेस में एक बॉडी है जो कि ऑलरेडी रोटेटिंग है एंड हॉट है. उन्होंने ये अज्यूम ही नहीं करा कि बॉडी मोशनलेस है या फिर कोल्ड है. उन्होंने पहले ही ये अज्यूम करा कि हॉट एंड रोटेटिंग बॉडी है ऑलरेडी स्पेस के अंदर. तो जब ये बॉडी हॉट है एंड रोटेटिंग है तो इसमें से एक रिंग्स, जैसे जैसे ये बॉडी मूव करने लगी, रोटेट करने लगी, तो इसके आउटर पार्ट्स जो हैं वो ठंडा होने लग गया, जबकि इनर पार्ट ऑलरेडी इसका गर्म था. तो जब आउटर पार्ट रेडिएशन की वजह से कोल्डर होने लग गया वो धीरे धीरे अलग आने लग गया बॉडी से, और जैसे ही वो अलग होने लगा एक रिंग के रूप में वो बाहर आया. रिंग के रूप में बाहर आया और वो बहुत तेज़ी से उसने रोटेट करा और उसके बाद वो धीरे धीरे कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर प्लैनेट्स बने. तो ये थ्योरी लाप्लास ने दी थी. ये दोनों थ्योरीज हमारी मोनिस्टिक हाइपोथेसिस के अंडर आ गई. उसके बाद हम चलते हैं ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस में. ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस में ऐसी थ्योरीज आती हैं जहाँ पर ये बोला गया कि हमारी जो अर्थ है वो ओरिजिन में आई दो स्टार्स के आपस में पास आने की वजह से. तो सबसे पहला उसमें हम पढ़ेंगे प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस बाय चैम्बरलिन. टीसी चैम्बरलिन ने ये थ्योरी 1905 में दी थी. इन्होंने अज्यूम करा, अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम साइंटिफिक फुटिंग की तरफ जा रहे हैं. 1755, 1796, उसके बाद 1905. 1905 तक काफ़ी एडवांसमेंट हो गई थी साइंस की. तो
चैम्बरलिन ने पहले ही अज्यूम करा कि सन ऑलरेडी हमारे स्पेस में था। वो इस थ्योरी में घुसे ही नहीं कि प्री मॉडियल बॉडी है, वो घूम रही है या रोटेट कर रही है। उन्होंने पहले ही अज्यूम कर लिया कि सन ऑलरेडी स्पेस में प्रेजेंट है। उन्होंने कहा कि सन के पास से एक बहुत बड़ा स्टार गुजर कर जा रहा था। हालांकि ये थ्योरी भी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी से थोड़ा अगेंस्ट जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल से अगेंस्ट जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो गैलेक्सीज हैं उसमें जो डिस्टेंस है दो स्टार्स के बीच में वो डिफाइंड होता है। कभी भी दो स्टार्स आपस में टकराते नहीं हैं। तो ये कंपेनियन स्टार कहाँ से आया, कहाँ गया, उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। तो सन के पास से उन्होंने कहा एक कंपेनियन स्टार गुजर रहा था। तो जब कंपेनियन स्टार गुजर रहा था वो स्टार इतना बड़ा था कि उसने डिस्टॉर्शन करना शुरू कर दिया सन के मास में। और जब डिस्टॉर्शन हुआ तो सन की सरफेस से सोलर प्रोमिनेंसेस, सोलर फ्लेयर्स निकलने लग गए। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सन है, ये पासिंग बाय स्टार है जिसको हम कंपेनियन स्टार बोल सकते हैं सन का। उसका साइज इतना बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है तो इसने सन के मास में डिस्टॉर्शन पैदा करना शुरू कर दिया। डिस्टॉर्शन की वजह से सोलर फ्लेयर्स या फिर सोलर प्रोमिनेंसेस सन से निकलने लग गए। और जब ये सोलर प्रोमिनेंसेस सन से निकले तो उन्होंने स्टार की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टार का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए वो स्टार की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन में सोलर प्रोमिनेंसेस जाने लगे। तो स्टार तो थोड़ा टाइम बाद अपने पाथ पे चला गया। अब ये जो सोलर प्रोमिनेंसेस थे इनमें एंगुलर मोमेंटम था। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। ऑलरेडी इनमें मास था, वेलोसिटी इनको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिली। तो ये अपने एंगुलर मोमेंटम की वजह से सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगे। तो अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन हमारे सोलर सिस्टम या फिर हमारे अर्थ की उत्पत्ति इस तरह हुई। Then the next theory under dualistic hypothesis is tidal hypothesis given by Jeans in the year 1919 and modified by Jeffreys in the year 1929. Okay. इनकी भी थ्योरी जीन्स एंड जेफरीज की भी लगभग चैम्बरलिन जैसी ही थी। इन्होंने भी पहले ही अज्यूम कर लिया कि ऑलरेडी सन हमारे स्पेस में था। ये उन हाइपोथेसिस में गए ही नहीं कि सन, जैसे मोनिस्टिक हाइपोथेसिस में इन लोगों ने सन अज्यूम नहीं किया था। इन लोगों ने बोला था जब प्लैनेट्स इस प्री मॉडियल बॉडी से उत्पन्न हो गए उसके बाद जो रेजिडुअल मास बॉडी का बचा वो ही सन बन गया। बट चैम्बरलिन ने एंड जीन्स एंड जेफरीज ने पहले ही अज्यूम करा कि सन हमारे स्पेस में था। तो सन हमारे स्पेस में था और एक बहुत बड़ा स्टार सन के पास से गुजर रहा था। वैसे ही जैसे इन्होंने बोला कि इसका स्टार का मास इतना ज़्यादा था कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इट वाज वेरी लार्ज। तो इसने भी क्या करा कि सन पर टाइडल फोर्स पैदा करना शुरू करा। यहाँ पर क्या था कि इसने सन के मास को डिस्टॉर्ट करा जिसकी वजह से सोलर फ्लेयर्स या फिर सोलर प्रोमिनेंसेस निकले। बट यहाँ पर इन्होंने कहा एज द नेम सजेस्ट टाइडल हाइपोथेसिस, जेम्स एंड जेफरीज ने कहा कि स्टार की वजह से उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन पर टाइडल इफेक्ट पड़ा। टाइडल इफेक्ट पड़ा तो सन का जो थोड़ा सा पार्ट था वो रेज करने लगा, उठने लगा। तो जब स्टार थोड़ी दूरी पर था तो थोड़ा कम मास रेज हुआ, जब स्टार थोड़ा पास आया तो थोड़ा ज़्यादा मास रेज हुआ, और जब स्टार और दूर चला गया तो फिर से कम मास रेज हुआ। तो इसकी वजह से यू कैन सी द शेप, it is in the form of leaf like this, thin at the edges and broad in the middle. आपको पता ही होगा जो हमारे आज हम प्लैनेट्स देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मार्स देखिए, जो एजेस पे है मर्क्यूरी, यूरेनस, नेपट्यून, वो रिलेटिवली स्मॉल साइज के हैं। बीच में जुपिटर, यहाँ पर जुपिटर है,
वो बड़े साइज का है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी ये थोड़ी साइंटिफिक बेसिस पर थी, जिस हिसाब से टाइडल फोर्स स्टार ने लगाया और यहाँ पर टाइडल फोर्स की वजह से जो सन का पार्ट रेज हुआ और जो प्लैनेट्स की शेप बनी वो आज की शेप से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो जब यहाँ पर टाइडल फोर्स की वजह से सन का मास रेज हुआ तो ऐसी शेप में सन का थोड़ा सा पार्ट रेज हुआ। फिर जैसे जैसे स्टार सन के थोड़ा सा पास आया तो ये वाले पार्ट अलग हो गए सन से, ऐसे ये वाले पार्ट बीच में जो है प्लैनेट्स बिगर साइज के थे और एजेस पे स्मॉलर साइज के थे, इस तरीके से। और वही जैसे जैसे स्टार आगे जाता गया इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से प्लैनेट्स भी इसके साथ जाते गए और कंडेंस होकर प्लैनेट्स बन के एंगुलर मोमेंटम की वजह से सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगे। तो इस हिसाब से हमारा सोलर सिस्टम या फिर अर्थ की ओरिजिन की हाइपोथेसिस है। बट ये चारों हाइपोथेसिस क्रिटिसिज्म का पात्र हैं। कैसे? नंबर 1, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन दो थ्योरीज को देखते हैं, अगर हमारे प्लैनेट्स सन से ही निकले हैं तो फिर प्लैनेट्स का और सन का कॉम्पोजिशन सिमिलर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सन में प्रीडोमिनेंस है हाइड्रोजन का और हीलियम का, जबकि प्लैनेट्स का कॉम्पोजिशन अलग है। ओके, अब सेकंड क्रिटिसिज्म ये है कि सन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्लैनेट्स के एंगुलर मोमेंटम से बहुत कम है। अगर हम पूरे सोलर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम देखें तो सन का एंगुलर मोमेंटम ओनली अप्रॉक्सीमेटली 20% है, जबकि सिर्फ जुपिटर का एंगुलर मोमेंटम 60% है ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन से नहीं निकले हैं। तो अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आया और साइंस ने तरक्की करी तो दूसरी थ्योरीज दी। फॉर एग्जांपल बिग बैंग थ्योरी आई और R.A. लिटिलटन ने भी एक बहुत अच्छी नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी दी, विच आई विल एक्सप्लेन इन अ लिटिल व्हाइल।